वेलकम टू बटुकलाल LLB वाले लॉ नॉलेज मेटा नॉलेज। लेट्स बिगिन। ऑर्डर 1 का बचा हुआ पार्ट हम लोग आगे करेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें ताकि आप लोग इनबिल्ट बहुत ज़्यादा CPC को समझ पाएंगे। लेट्स बिगिन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। ऑर्डर 1 पे पिछली वीडियो को भी आप देख सकते हैं। आगे ऑर्डर 1 पे मैं बढ़ रहा हूँ। ऑर्डर 1 रूल 8 सब रूल 5 क्या कहता है? जहाँ कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे वाद में वाद ला रहा है या प्रतिरक्षा कर रहा है, उस वाद या प्रतिरक्षा में सम्यक तत्परता से आगे नहीं बढ़ता है, तो वहाँ न्यायालय उसके स्थान पर वाद में ही वही हित रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिस्थापित कर सकता है। सिंपल सी बात है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। वादी या प्रतिवादी दोनों के संदर्भ में है ये बात। नेक्स्ट, ऑर्डर 1 रूल 8 में हम देखेंगे इस चीज़ को। ऑर्डर 1 रूल 8 उपनियम 6 यानी कि सब रूल 6 क्या कहता है? इस नियम के अधीन किसी वाद में पारित डिक्री उन सभी व्यक्तियों पर बाध्यकारी होगी जिनकी ओर से या जिनके लाभ के लिए जैसा भी मामला हो वाद संसित किया गया या प्रतिवाद किया गया। भाई सिंपल सी बात है, पारित डिक्री होगी वो सभी व्यक्तियों पर अप्लाई होगी। अगर मान लीजिए वादी जीत जाए तो प्रतिवादी पर भी अप्लाई होगी, और वादी ऐसा नहीं कह सकते कि प्रतिवादी पर अप्लाई नहीं होगी, है ना। ये एक फेमस चीज़। ऑर्डर 1 रूल 8 का स्पष्टीकरण है कि यह अवधारित करने के प्रयोजन के लिए कि क्या वे व्यक्ति जो वाद लाते हैं या जिन पर वाद लाया जाता है या जो अपना बचाव करते हैं एक वाद में समान हित रखते हैं, यह स्थापित करना आवश्यक नहीं है कि ऐसे व्यक्ति का वाद हेतु वही है जो उन व्यक्तियों का है जिनकी ओर से या जिनके फायदे के लिए विवाद लाते हैं, जिन पर वाद लाया जाता है या जो अपना बचाव करते हैं, जैसे भी स्थिति हो। भाई सिंपल सी बात है कि जो व्यक्ति वाद लाते हैं या प्रतिवाद करते हैं उनका हेतु क्या है स्पष्ट करना जरूरी होता है। इसके बारे में चर्चा है। ऑर्डर 1 रूल 8 का स्पष्टीकरण है। स्पष्टीकरण मतलब कि उसके सब रूल 1 से 6 तक थे, उनके क्या प्रयोजन है इसका स्पष्टीकरण दिया गया है। नेक्स्ट, ऑर्डर 1 रूल 9 अब पढ़ेंगे हम लोग, या 8A पढ़ेंगे। 9 से पहले रुकिए, 8A दिखाइए। हाँ, तो 8A क्या कहता है कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को राय प्रस्तुत करने या कार्रवाई में भाग लेने की अनुमति देने की न्यायालय की शक्ति। किसी बात का विचारण करते समय यदि न्यायालय का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय किसी विधि के प्रश्न में हेतुबद्ध है जो वाद से प्रत्यक्षता और सारता विवादक यानी विवादग्रस्त है, और लोकहित में आवश्यक है कि उस व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को उस विधि के प्रश्न पर अपनी राय प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए, तो वह उस व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को ऐसी राय प्रस्तुत करने और वाद की कार्रवाइयों में ऐसे भाग लेने की अनुमति दे सकेगा जैसा न्यायालय निर्दिष्ट करे, है ना। बहुत सिंपल सी बात है। इसलिए मैं CPC के लैंग्वेज को तोड़कर अपने लैंग्वेज में आपको पढ़ा रहा हूँ। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। भाई कोई अन्य मुद्दा है, व्यक्ति जुड़ा होगा, उसके आधार पर था। ऑर्डर 1 रूल 9 क्या कहता है कि कुसंयोजन और असंयोजन पक्षकारों की गलत संयोजन या असंयोजन के कारण कोई वाद पराजित नहीं होगा, तथा न्यायालय प्रत्येक वाद में विवादग्रस्त विषय पर जहाँ तक यह उसके वास्तविक रूप से उपस्थित पक्षकारों के अधिकारों और हितों का संबंध है विचार कर सकेगा। परंतु इस नियम की कोई बात आवश्यक पक्षकार के गैर संयोजन या पर लागू नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, आवश्यक पक्षकार मतलब वादी प्रतिवादी की बात है, और बाकी अन्य गलत संयोजन असंयोजन के कारण की क्या बात है कि मान लीजिए कुछ गलत पक्षकारों को ऐड कर लिया है तो उसकी वजह से बात खारिज नहीं होगा उनको हटाने के लिए, लेकिन यह आवश्यक पक्षकार के रूप में लागू नहीं होगी। यानी कि वहाँ पर ऑर्डर 2 में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ऑर्डर 1 रूल 10 क्या कहता है? गलत वादी के नाम पर वाद। इसका उपनियम 1 क्या कहता है? जहाँ कोई वाद गलत व्यक्ति के नाम से वादी के रूप में संसित किया गया है, या जहाँ यह संदेह है कि वह सही वादी के नाम पर संसित किया गया है या नहीं, जहाँ न्यायालय वाद के किसी भी प्रक्रम पर यदि उसका समाधान हो जाता है
कि वाद सद्भावपूर्ण भूल के कारण संस्थित किया गया है और विवादग्रस्त वास्तविक मामले में अवधारण के लिए ऐसा करना आवश्यक है, तो वह किसी अन्य व्यक्ति को वादी के रूप में ऐसे निबंधनों पर जिन्हें न्यायालय न्यायसंगत समझे प्रतिस्थापित या सम्मिलित करने का आदेश दे सकता है। टाइटल पेज में सुधार की बात किया जा रहा है। ये एडवोकेट विशेष रूप से ध्यान दें। टाइटल पेज में जब संशोधन की बात होगी तो 110 लगाएंगे और अन्य में कहीं अगर प्लेडिंग में संशोधन की बात होगी तो 617 लगाएंगे। ऑर्डर 1 रूल 10 सब रूल 2 क्या कहता है कि न्यायालय पक्षकारों को काट सकेगा, जोड़ सकेगा। न्यायालय कार्यवाही के किसी भी प्रकरण पर किसी भी पक्षकार के आवेदन पर या उसके बिना ऐसे निबंधनों पर जो न्यायालय को न्यायोचित प्रतीत हो आदेश दे सकेगा कि अनुचित रूप से सम्मिलित किसी पक्षकार का नाम, चाहे वह वादी है या प्रतिवादी, काट दिया जाए तथा ऐसे किसी व्यक्ति का नाम जिनमें सम्मिलित किया जाना चाहिए था, चाहे वह वादी हो या प्रतिवादी, जिसकी न्यायालय के समक्ष उपस्थिति न्यायालय के बाद में अंतर्वलित सभी प्रश्नों पर प्रभावी रूप से और पूर्ण रूप से न्याय निर्णय करने और निपटारा करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो, जोड़ा जाएगा। इसी में हम आगे ऑर्डर 22 रूल 3 एंड रूल 4 पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, इंटरेस्टिंग है, इसको समझाएंगे आपको। तो ऑर्डर 22 रूल 3 रूल 4 पढ़ेंगे तो इसकी वही जोड़ा जाएगा, नहीं न्यायालय आदेश कर सकेगा, ये बात है। हम 110 का आवेदन लगाते हैं तो उसमें न्यायालय दूसरे पक्ष को सुनने के बाद अपना आदेश भी तो करता है ना, तो ये आदेश के लिए वो चीज़ें हैं। फिर हम नेक्स्ट है ऑर्डर 1 रूल 10 कंप्लीट होने के बाद हम पढ़ेंगे अब। अच्छा, कहीं भी कोई आपको समस्या हो, समाधान जैसे आपको चाहिए तो आप कमेंट्स सेक्शन में आप लिखो और बताओ, देन जो है ना आगे बढ़ेंगे। ऑर्डर 1 रूल 10 का सब रूल 3 क्या है कि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी अनुबंधनकर्ता के वादकर्ता के रूप में या किसी नियोक्ता के अधीन वादकर्ता की सहमति के बिना उसके अनुबंधनकर्ता के रूप में नहीं जोड़ा जाएगा। अच्छा, वादकर्ता की सहमति होनी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए वादकर्ता का कोई वाद संरक्षक होता है ना, तो उस पे लिए वादकर्ता जो है उसकी सहमति आवश्यकता जरूरी होती है, ठीक है। तो इसमें बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छे से सिविल सीपीसी में ये डिसाइड कर दिया गया है और इससे आप बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं, हर जगह पे लागू होती हैं, सिविल सूट में, कंज्यूमर में, एनी डिस्प्यूट, एनी सिविल मैटर। नेक्स्ट ऑर्डर 1 रूल 10 का सब रूल 4 एंड 5 क्या कहता है। 4 ये कहता है कि जहाँ प्रतिवादी जोड़ा गया है वहाँ वाद पत्र में संशोधन किया जाएगा। सेम वही प्रोसीडिंग, आगे क्या प्रोसीडिंग होती है। जहाँ प्रतिवादी जोड़ा गया है वहाँ वाद पत्र में जब तक कि न्यायालय अन्यथा निर्देश न दे ऐसी रीति से संशोधन किया जाएगा जैसा आवश्यक हो और संबंध तथा वाद पत्र की संशोधित प्रतियां नए प्रतिवादी को तथा यदि न्यायालय ठीक समझे तो मूल प्रतिवादी को भी तामील की जाएंगी। बिल्कुल सही बात है, करना ही चाहिए। और सब रूल 5 क्या कहता है कि भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 22 के बंधनों के अधीन रहते हुए प्रतिवादी के रूप में जोड़े गए किसी व्यक्ति की विरुद्ध कार्रवाई समन की तामील पर ही आरंभ हुई समझी जाएगी। मान लीजिए प्रतिवादी के रूप में किसी को जोड़ा जाता है तो हेतुबद्ध ही होगा, है ना। तो किसी व्यक्ति की विरुद्ध कार्रवाई जो है समन की तामील पर माना जाएगा कि उसे समन भेज दिया गया है और तामील भी हो गया है, ठीक है। कब, जब भारतीय परिसीमा अधिनियम 1877 की धारा 22 अगर उस पर अप्लाई है तब, ठीक है। अन्यथा आपको प्रतिवादी को न्यायालय अगर ठीक समझे तो मूल प्रतिवादी को भी तामील की जाएगी। जनरली एडवोकेट्स को प्रोवाइड करा देते हैं, है ना, ऐसा होता है, या आप बाय पोस्ट भी भेजते हैं। ये आपके आप प्लीडिंग जिससे जो एडवोकेट होंगे ना उससे आप समझेंगे कि इसका बेटर स्वरूप क्या है और इसमें कैसे भेजा जाता है। फिर वो तलबाना देने के बाद और तलबाना के बाद लेटर लेने के बाद आपको या माननीय न्यायालय को जो भी है, देखिए इसे माननीय न्यायालय भी पोस्ट करती है और आप माननीय न्यायालय से लेकर के और खुद भी पोस्ट कर देते हैं। माननीय न्यायालय अगर पोस्ट करे तो उन्हें आपको शुल्क का भुगतान करना होता है, दोनों एक ही बात है ना, चाहे आप कर दें चाहे माननीय न्यायालय कर दें, और इसके आधार पर कार्रवाई की जाती है। हमेशा ये बात ध्यान रखा कीजिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट
ऑर्डर 1 रूल 10A क्या कहता है कि न्यायालय की किसी वकील से उसे संबोधित करने का अनुरोध करने की शक्ति। मान लीजिए न्यायालय है, कोई वकील को बोलता है कि हाँ भाई उसे आप संबोधित करिए, तो अनुरोध भी करता है माननीय न्यायालय, तो न्यायालय अपने विवेकानुसार डिस्क्रिशनरी पावर है, किसी वकील से अनुरोध कर सकता है कि वह किसी ऐसे हित के बारे में उससे बात करे जो किसी वाद या कार्रवाई में विवादक यानी कि वादग्रस्त स्थिति में है, किसी विषय पर उसके निर्णय से प्रभावित होने की संभावना है, यदि वह पक्षकार जिसके हित पर इस प्रकार प्रभाव पड़ने की संभावना है जो किसी वकील द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब वो बात कर सकेगा कि वकील आप रख लो जी, ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसके संदर्भ में था। ऑर्डर 1 रूल 11 बात का संचालन न्यायालय किसी बात का संचालन ऐसे व्यक्तियों को सौंप सकता है जिन्हें वह उचित समझे। वाद के संचालन की बात है। ठीक है, ऑर्डर 1 रूल 12 क्या कहता है कि अनेक वादी या प्रतिवादी में से किसी एक का अन्य वादी के लिए उपस्थित होना। उपनियम 1 क्या है, जहाँ एक से अधिक वादी हो वहाँ उनमें से किसी एक या अधिक को किसी कार्रवाई में ऐसे अन्य वादी के लिए उपस्थित होने, दलील देने या कार्य करने के लिए उनमें से किसी अन्य द्वारा प्राधिकृत किया जा सकेगा। और इसी प्रकार जहाँ एक से अधिक प्रतिवादी हों वहाँ उनमें से किसी एक या अधिक को किसी कार्यवाही में ऐसे अन्य वादी के लिए उपस्थित होने, दलील देने या कार्य करने के लिए उनमें से किसी अन्य द्वारा प्राधिकृत किया जा सकेगा। सिंपल सी बात है, जो भी वादी प्रतिवादी हों वो किसी एक व्यक्ति को कर देते हैं कि चलो भाई आप ही आना, आप ही जाना, आप ही हस्ताक्षर करना, सारी चीज़ें करना। उपनियम 2 क्या कहता है कि प्राधिकार लिखित रूप में होगा। जाहिर सी बात है, जब वो लिखित रूप में देंगे कि हाँ भाई आपको प्राधिकार देते हैं कि आप सारे नियम जो भी है हस्ताक्षर वगैरह है आप करेंगे हमारे मार्फत, तो उसे देने वाले पक्ष द्वारा यानी जो देगा वादी प्रतिवादी उनके द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा तथा न्यायालय में दाखिल किया जाएगा, तब ये सारी चीज़ें वो कर सकते हैं। ऑर्डर 1 रूल 12 का आवेदन लगता है। ठीक है, इसमें बहुत ही आसान है कि मान लीजिए कभी 20-25 प्रतिवादी हो जाते हैं। एक मेरे मामले में तो 87 प्रतिवादी हैं, उनको हम कैसे वो तो उसमें से मान लीजिए कई लोग हैं जो ये चाहते हैं कि वो न्यायालय नहीं आना चाहते या अक्षम है, तो वो हस्ताक्षरित करा के और हमने वो लेटर माननीय न्यायालय को समक्ष प्रस्तुत किया और माननीय न्यायालय ने इसे हमें अलाउ किया कि ठीक है ऐसा आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं लॉ में। ये चीज़ बहुत खूबसूरती के साथ है कि आप अगर सीखना चाहें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें न्यायालय आपको सहूलियत प्रदान करता है, बशर्ते आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट दिखाइए प्लीज़। ऑर्डर 1 रूल 13 क्या कहता है कि गैर संयोजन या गलत संयोजन के संबंध में आपत्तियाँ, कि पक्षकारों के गैर संयोजन या गलत संयोजन के आधार पर सभी आपत्तियाँ यथाशीघ्र संभव अवसर पर ली जाएंगी। उन सभी मामलों में जहां मुद्दों का निपटारा हो चुका है ऐसे निपटारे के समय या उससे पहले ली जाएंगी जब तक कि आपत्ति का आधार बाद में उत्पन्न न हुआ हो, और ऐसी कोई आपत्ति जो इस प्रकार न ली गई हो उसे छोड़ दिया गया समझा जाएगा। बहुत सिंपल सा है। ऐसे ही चीज़ें देखने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें, लगातार देखते रहें, शेयर करें, कमेंट्स तो ज़रूर करें कि आपको क्या समझ में नहीं आया। विद केस लॉ आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर, है ना। और हमेशा आप अपने बेझिझक कोई भी क्वेश्चन आप जो है ना आसानी से पूछ सकते हैं, आपको समझाया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।